चलता जाता है, डंगरों के साथ पड़ता है। अरे वाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। रोजाना का कितने किलोमीटर पैदल था? हमारा रोजाना का तो 9 किलोमीटर जाना, 9 आना, तो 18 किलोमीटर ये, और लगभग 9-10 किलोमीटर अपने डंगरों के साथ का। तो हमारा रोज का लगभग 25-26 किलोमीटर डेली था। महज 19 साल के शौकत शाम 6 बजे जंगल से भैंसों के साथ घर पहुंच रहे हैं। उनका सबसे पहला काम भैंसों को बाड़े में ले जाना और फिर उनको चारा डालना है। शौकत घर से कोचिंग और वहां से घर और फिर जंगल में भैंसों को चराने के लिए जाते हैं। वो रोजाना 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं। जंगल में पलने बढ़ने वाले शौकत के संघर्ष के बीच एक खुशखबरी है, वो यह है कि उनका उत्तराखंड पुलिस में सिपाही पद पर चयन हुआ है। लगभग 50 साल पहले बसी इस बस्ती में शौकत पहले शख्स हैं जिनका सरकारी सेवा में स्थायी रूप से चयन हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम राजेश पांडे है और आज मैं पहुंचा हूं खेरी बनवा क्षेत्र में। डोईवाला से लगभग 7 किलोमीटर दूर खेरी बनवा क्षेत्र है और ये बिल्कुल जंगल के पास से लगा हुआ इलाका है। वर्षों पहले गुर्जर परिवार यहाँ आकर बसे थे और वर्षों बाद भी आज यहाँ ना तो बिजली है, ना पानी की सुविधा है और ना ही वो सुविधाएं हैं जो एक इंसानी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए जिनकी जरूरत है। शौकत, आपको बधाई हो। कुछ संघर्ष तो कुछ माता पिता का है कि हमें पढ़ाया, यहाँ से कोई बेचता तो है नहीं, लेकिन जो बेच रहा है तो फिर सोचना भी पड़ता है कि संघर्ष बेच रहा है कोई तो कुछ करना चाहिए। और फिर सर जो पैदल आते हुए फिर सोचता है कि क्यों चल रहे हैं हम पैदल, तो क्या कुछ तो करना ही है, पैदल चल के फ़ायदा क्या है हमें। तो फिर इसलिए उसे सोचते सोचते बन गई ऐसे कि फिर 12th पास हुआ तो पुलिस के फॉर्म आ गए, बीएससी में भरा था तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट किया वहाँ से, तो मैंने ए और बी 12th में कर लिया था। तो सी किया तो फिर मैं पुलिस की कोचिंग लग गया करने कि बीएससी वगैरह करके कुछ नहीं, भाई बोल रहे थे कि इससे बड़े कोचिंग कर ले, कॉम्पिटिटिव तैयारी कर ले। तो फिर मैं कॉम्पिटिटिव तैयारी करने लग गया और भाई एक नीचे जाता था और एक पीआरडी में था, तो मैं ही जा रहा था। तो 4-5 महीने हो गए, फिर पापा ने बोला कि तुम भी तैयारी कर लो, फिर इनकी भी छुड़वाई पापा ने, तो फिर सब तैयारी कर रहे थे। तो सब तीनों भाई आपस में मिलकर एक साथ बैठ कर तैयारी कर रहे थे? जी सर। तो उन्होंने भी एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था? जी सर। 12th कहाँ से किया आपने? PIC पब्लिक इंटर कॉलेज। पब्लिक इंटर कॉलेज से किया है। अच्छा, इसके अलावा पढ़ाई के अलावा घर के और कौन कौन सी जिम्मेदारी आपके पास हैं कि क्या क्या काम करने होते हैं आपको? मैं सर डंगर पिजानी करता हूँ, तो फिर मैं उधर ही पढ़ता था। कभी फ़ोन तो कभी कॉपी ले जा लेता था अपने साथ, तो वो डेली का जो कोचिंग का वर्क है वो प्लस पीछे का रिवीजन है जो वो चलता रहता था। तो आप तो उसमें क्योंकि जानवर को जब चराने जाते थे तो उसमें ही आपने अवसर ढूंढ लिया? जी सर। वो खाली टाइम है ना, तो साथ में कोई होता नहीं है, तो अकेला होता है तो फिर बंदा पढ़ लेता है, बढ़िया चलता जाता है, डंगरों के साथ पढ़ता है। अरे वाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। कोई किस्सा बताइएगा ऐसा कि जब आपको कभी लगा हो कि यार मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ और ये काम भी कर रहा हूँ, है ना, तो आपको कभी लगा होगा कि यार जानवर चराना मेरी पढ़ाई में बाधा बन रहा है, ऐसा लगता है कभी? नो सर, कोई बाधा नहीं है और बढ़िया टाइम है। अकेला जंगल में, घर में तो आवाज़ होती है बच्चों की, बहुत शोर शराबा, जंगल में कोई शोर शराबा नहीं है, वहाँ अकेला बैठ के पढ़ सकता है। कितनी भैंसें आपके पास? सर है 20 भैंसें हैं। अच्छा, तो उसका दूध वगैरह? हाँ, दूध वगैरह बेचते हैं, दूध वाला ले जाता है। अच्छा, और युवाओं को क्या कहना चाहते हैं जो आपके और बच्चे हैं, जो गुर्जर परिवारों के और बच्चे हैं, कम्युनिटी से जुड़े हुए जो बच्चे हैं, उनको आपका क्या मैसेज है? फिर उनको ये मैसेज है, पढ़ना तो सबके लिए अनिवार्य कर दिया है, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, अब तो इससे पढ़ना चाहिए हमें। तो और अपने 12th के बाद अगर कोई अवसर मिल रहा है तो ग्रेजुएशन के साथ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते रहना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। एक और मैं आपसे जानकारी चाहूँगा, बच्चे कोचिंग करते हैं? जी सर। है ना, तो आपने कोचिंग ली है? ये सर लिए। कितने महीने की कोचिंग आपने ली? सर ऐसी कोई 10-11 महीने। 10-11 महीने। तो उससे आपको फ़ायदा हुआ? सर काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो क्या टाइमिंग रहता था आपका? 10:30 से 12:30 तक कोचिंग थी, बाकी सुबह पढ़ लेता था और जो कोचिंग में नहीं पढ़ा पाए तो वो यूट्यूब से पढ़ लेता था। तो 12:30 के बाद फिर घर आता था। फिर घर पे तो दिन में फिर आके 1-1:30 बज जाता था, पैदल आता था पहले, तो फिर खाना खा के डंगर दूध निकाल के फिर अपनी कॉपी लेके उधर ही निकल जाता था। तो कितने बजे निकलते थे जानवरों के लिए? 2:30-3 बजे। कितने बजे वापसी? 6, 6:30, 7, 8। तो पैदल, मतलब डोईवाला तक आप यहाँ से पैदल जाते थे? जी सर। कितने किलोमीटर? ये 8-9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर जाना फिर वापस आना।
कितने किलोमीटर चलते हैं आप? 18 किलोमीटर वहाँ था और उससे ज़्यादा तो डंगरों के साथ हो जाता है। तो दिन में कितने किलोमीटर चलते हैं आप? सर है ऐसा कोई 25-30 किलोमीटर। तो क्या इसमें आपको पुलिस की जो शारीरिक माप जोक है उसमें आपको फायदा मिला इसका? ये सर मिला, फ़ायदा बहुत मिला इसका, क्योंकि हमारा 9 तारीख को पहले रमज़ान था, तो उसके बाद 4-5 को ईद थी, तो 9 तक हम ऐसे ही तो फिर फिजिकल की डेट मेरी 18 तारीख को आ गई, तो फिर मैं 5-6-7 दिन ही रनिंग मारी, बाकी ऐसे तो जानवर के साथ आप जा रहे हैं, पशु को चरा रहे हैं, फिर पढ़ाई भी कर रहे हैं, क्या क्या डिस्टर्बेंस होते थे, क्या क्या व्यवधान पैदा होते थे पढ़ाई में? तो होते पढ़ाई में सर कई बार अपना अगर कोई हमारा पड़ोसी वगैरह आता था तो मैं कॉपी वगैरह छुपा लेते, सामने नहीं करता था मैं सर। थोड़ी ऐसा लगता है थोड़ी कि वो हंसते थे, थोड़े हंसने लग जाता था कई बार, तो मैं सामने पढ़ाई नहीं हुआ था किसी के, तो कॉपी छिपा ली और अगर अपने साथ चला तो अकेला ही चलता था, अपने डगरों के साथ पढ़ता जाओ और उसमें वहीं पढ़ता हूँ। तो आपको इसमें क्या वजह थी कि आप कॉपी छिपा लेते थे? वो क्या कहते थे आपको? सर वो अजीब लगता था ना, और को थोड़ा हंसते थे थोड़ा, इसलिए मैं सामने पढ़ता ही नहीं था किसी को, अपने वहीं पढ़ा, फिर अगर घर में पढ़ा तो भी अंदर पढ़ा, तो बाहर नहीं पढ़ना, सामने छिप कर पढ़ते थे ताकि कोई टोक ना दे। टोक ना दे और पता भी ना लगे ना, तो लोग सोचते हैं कि इतना पढ़ रहा तो ये हुआ नहीं, तो ये सवाल पैदा ना हो। अगर आप सोचेंगे तो कहेंगे ये पढ़ता तो दिखाई नहीं, ये हो कैसे गया। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, बहुत शानदार बात है। हम जब मैं 12th में जाता था कोचिंग, तो मैं 7-8 बजे ही आता था, रात हो जाती थी ठंड के मौसम में, तो मैं कोचिंग जाता था, वहीं पे पढ़ता था और आधा घंटा सो भी जाता था वहीं पे, कि पढ़ा नहीं जाता है लगातार। तो फिर मैं अपने 5 बजे से कोचिंग ट्यूशन थी हमारी 12th की, और 7-8 बजे छूटता था, तो फिर अंधेरे में पैदल आना पड़ता था। तो फिर रास्ते में मुझे कई बार एक बार आ रहा था, तो मैं आ रहा पटरी, तो पीछे देखा ट्रेन आ रही है, और ट्रेन के सामने ट्रेन काफ़ी पीछे थी, लाइट में देखा गुलदार पीछे खड़ा था, तो फिर मैं आगे भाग गया, गुलदार अपने निकल के आ गए। तो ऐसे ही कई बार आ जाता है, हाथी दिख जाते, आवाज़ बहुत होती थी, तो बस फिर जिधर आवाज़ होती है उधर 2-4 पत्थर चला दो, तो अपने रास्ते चलते दोनों, फिर ऐसे डर के फिर आ ही जाता था डेली का ऐसे। एक वो बरसात में मैंने देखा है कि बरसात में ये जो गुजर बस्ती है, मैंने पहले भी कवर किया है इस बस्ती को, बस बरसात इस बस्ती को बहुत डराती है। ये सर बहुत डर। कैसे पढ़ाई होती थी? सर बरसात में तो फिर दिन में तो फिर फ़ोन ही ले जाना पड़ता है, कॉपी तो ले जा नहीं सकते सर, क्योंकि फ़ोन ही है कि पन्नी में भी रख सकते हैं, तो सर फ़ोन से ही पढ़ते थे। और थोड़ी दिक्कत तो होती थी कि खेत आधे बह जाते हैं हमारे, तो खेत के भी देखना होता है, उसकी बाढ़ वगैरह, तो सर बरसात में तो फिर घर में ही ज़्यादा पढ़ाई होती थी, क्योंकि डंगर भी चुग नहीं पाती ज़्यादा उसमें बारिश में, तो घर में ही आके पढ़ाई करते थे। थोड़ी बहुत तो यूट्यूब से यहाँ हो जाती थी, लेकिन कम ही होती थी बरसात में बाहर। अभी आपने सिपाही की भर्ती निकाली है सर, इसके बाद का लक्ष्य क्या है? सर इसके बाद तो फिर अभी ग्रेजुएशन डालेंगे, तो सर अभी 1-2 एग्ज़ाम हो रहे हैं मेरे, तो उन्हें अटेंड करूँगा, बाकी ग्रेजुएशन के बाद फिर तैयारी करता रहूँगा, मतलब छोड़ूंगा नहीं। यहाँ तो बिजली भी नहीं है, इंटरनेट की भी बहुत दिक्कत है, ये सर कैसे मैनेज करते थे? सर इंटरनेट में जो वीडियो अगर पढ़नी है अगर घर पे, तो वो वीडियो पटरी पे जाके वो डाउनलोड करके ले आती है, तो वो सर वो सेव हो जाती थी, तो फिर वो घर पे देख सकते हैं, उसे लिख सकते हैं। तो अब इंटरनेट भी चलाना है तो घर से दूर पटरी पर जाना है। ये सर यहाँ पे टावर नहीं आते, यहाँ कॉल भी बड़ी मुश्किल से ही होती है, लेकिन सर दिक्कत है इंटरनेट की यहाँ पे। जब आपके बारे में सुना कि आपने जो है चयनित हो गए हैं आप, तो जो बस्ती के लोग हैं, जो आपके डेरे के लोग हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया? सर सभी खुश हैं, बढ़िया है, वो एक का हुआ तो दूसरों का भी हो जाएगा। सर तैयारी कर रहे हैं, ये थोड़ी बात कर रहे हैं मेरे से, मैं थोड़ी पहले कर रहा था, लेकिन एग्ज़ाम है तो क्या पता हम सबका ही हो जाए। कितने बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ से तैयारी कर रहे हैं? सर हम 3 भाई हैं। सर मेहनत करते वक्त तो ये सोचा नहीं जाता कि हमारे बाधाएं क्या आ रही, और सब जब बाधा आते रहती है, अगर टालते रहते हो, अगर सफल हो गए तो वो बाधाएं सब भूल जाता है बंदा, फिर सर उनकी कोई दिक्कत नहीं, अच्छा हुआ बाधाएं जिससे हमें कुछ सीखा है अपनी ज़िंदगी में। आपने जब रिजल्ट चेक किया वो तो इंटरनेट पर आया, यस सर। कहाँ बैठ कर चेक किया? सो रिजल्ट भाई ने भेजा, भाई जा रखा था कहीं ना बाहर, तो उसके पास आया, फ़ोन मैंने छोड़ रखा है 1-1.5 साल से, पहले भी नहीं था, थोड़ा लिया था 12th करने के बाद, फिर छोड़ दिया सर। तो फिर भाई ने ही चेक किया था, और फिर भाई ने पापा को फ़ोन करा, फिर बोला पापा यहाँ बैठे थे और हम अंदर ही पढ़ रहे थे उस टाइम पर, तो फिर सर पापा बोल रहे, तो फिर खुशी का माहौल। सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अपना संघर्ष जारी रखें, तो अगर संघर्ष करते रहोगे तो इंशाल्लाह एक दिन आप सफल हो ही जाओगे,
क्योंकि संघर्ष कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सर कोशिश करते रहेंगे। अगर हम कंपटीशन के लिए अपनी तैयारी नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। सर कम से कम हम अपनी तैयारी तो करें। ये होगा कि सफल नहीं हुआ अगली बार हो जाएंगे, लेकिन सर तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए हमें, क्योंकि अगर तैयारी करते रहेंगे तो एक ना एक दिन हो ही जाएंगे या फिर कुछ सीखेंगे उससे। खाली नहीं रहेगी तैयारी सर हमारी। बहुत बढ़िया यार, अच्छा लगा और आपको हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्त। धन्यवाद दोस्त। ये जंगल में रहते हुए अपने व्यवसाय से जुड़ने के साथ साथ, अपनी परंपराओं से जुड़ने के साथ साथ इस बनबहाय से पब्लिक इंटर कॉलेज जाना 9 किलोमीटर वापस आना, फिर अपने भैंसों को अपने जंगल में ले जाकर चराना, फिर वापस आना और देर रात तक पढ़ना, जबकि यहाँ सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रोड नहीं है, रोजगार नहीं है। इन तमाम के बावजूद शौकत अली ने बड़ा लंबा संघर्ष किया है। इंटर करने के बाद पहले साल में पुलिस की भर्ती निकाली है। हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि कामयाबी के पीछे इनके परिवार, इनके गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान है। इसी के साथ साथ हमारी भारत की जनवादी नौजवान सभा का भी बहुत बड़ा योगदान है। चूँकि 1996 में भारत की जनवादी नौजवान सभा ने एक अभियान चलाया, इनकी समस्याओं के समाधान के लिए रोज संघर्ष किया। लेकिन उन संघर्षों में जो महत्वपूर्ण संघर्ष मुझे याद आता वो ये है कि हमने पूरी बस्ती के बच्चों का एडमिशन कराया। वो एक बुनियादी पत्थर है।